आइडेंटिटी। यानी ये हावी होती जा रही है और एक मसले को हल करते तो यूं लग रहा है कि काफ़ी सारे और मसले पैदा हो जाएंगे। तो ये ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट को तो पता है, बहुत बार ये फार्मूला सामने आया, आपने इसके ऊपर अपना तज्जिया दिया और हर बात पुशबैक मिला। अब की बार डिटर्मिनेशन नज़र आ रही है आपको बिहाइंड दिस अनाउंसमेंट? देखिए, हमारी जो रियासत है ना, रियासत ज़्यादातर 2 एथनिक नेशनैलिटीज़ के ऊपर मबनी है। वन इज़ पंजाबी एंड द अदर इज़ पश्तून। 70% पंजाबी, 30% पश्तून और 25-20 बाकी इधर उधर से। तो वो जो है वो तो उसका वज़न तो फिर नज़र आता है ना इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज़ के ऊपर। अच्छा, इसीलिए वो जो नेशनैलिटीज़ हैं या सब नेशनैलिटीज़ हैं या एथनिक नेशनैलिटीज़ हैं, वो अपनी आइडेंटिटी को आगे करने के लिए फिर रेजिस्टेंस करती है। जब वो रेजिस्टेंस करती है तो रियासत ठा करके आती है। रियासत ये कहती है भैया हम पाकिस्तानी हैं सारे। तो इसीलिए आप देखिएगा कि पंजाब सबसे ज़्यादा आगे बढ़ के पाकिस्तानी है। पंजाब में तो ये हाल है कि उन्होंने अपनी पंजाबी ज़ुबान कुर्बान कर दी पाकिस्तान के लिए जी। सिंधियों ने तो नहीं की, पश्तून ने तो नहीं की, बलोच ने तो नहीं की। उनके लिए वो बहुत प्यारी है अपनी ज़ुबान। प्राइमरी ज़ुबान उनकी वो है, नेशनल ज़ुबान उनकी उर्दू है। हमारे यहाँ ये है कि हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी और नेशनल ज़ुबान ही एक है पंजाब के अंदर। हम तो नहीं पंजाबी पढ़ाते। यहाँ तो ये हाल है कि पार्टीशन के बाद कोई मेरा ख्याल 10 साल लगे होंगे कि लोगों ने अपने बच्चों को पंजाबी सिखानी और बोलनी बंद कर दी, उर्दू शुरू कर इख्तियारी दी। मजमून है अब तो ये कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, इससे ये पहले तो अभी नहीं। मरियम ने आके और मियाँ साहब को हम किसी लोगों ने कहा, हम लोगों ने कहा यार पंजाबी को भी अहमियत दी जाए, कोई ख़तरा नहीं है रियासत को, बिकॉज द बेस्ट कम्युनिकेशन कैन बी ओनली इन पंजाबी इन पंजाब। तो सिखों ने तो कर लिया ना वहाँ। आप देख नहीं रहे ये जो वहाँ जेनजी के जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहाँ की जो पंजाब के जो इनपुट है वो कितनी ज़बरदस्त इनपुट है, स्ट्रॉन्ग है, झलकती है उनके हर एस्पेक्ट से। मगर क्या उसके साथ कोई इंडियन आइडेंटिटी काम हुई है? नो। तो दैट इज़ द सक्सेस। हमारे यहाँ यही प्रॉब्लम बना हुआ है कि जब हम अपनी कोई एथनिक नेशनैलिटी जो है या आइडेंटिटी जो है उसकी बात करते हैं तो रियासत फौरी तौर पे समझती है कि ये ख़तरनाक सिग्नल है। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अभी सिस्टम्स डेमोक्रेटिक नहीं बने कि ये अकोमोडेट कर लिया जाए इस किस्म की टेंडेंसीज को। ये जमहूरियत के साथ ही आते हैं, प्लूरलिज्म के साथ आते हैं। मगर हमने तो कभी तो हम एक नेपोलियन बोनापार्टिस्ट किस्म की स्टेट बनाते हैं, सेंट्रलिस्ट 1 यूनिट, कभी फिर हम 4 यूनिट बना देते हैं, अब हम 32 यूनिट्स की बात कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये सारे एक्सपेरिमेंट्स जो हैं ये नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान की जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है आयशा, वो ये नहीं है कि 4 सूबे हैं। अच्छा, वो ये है कि हकूक़ लोगों के नहीं मिलते और आम आवाम के लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। इसलिए फिर जब आम आवाम पिसती है तो वो अपनी दूसरी आइडेंटिटी की तरफ जाती है और समझती है कि शायद इसके साथ उनकी खुशहाली होगी। और मिडिल क्लास जो है वो समझती है कि हम जब अलहदा हो जाएंगे तो शायद उस अलहदगी के अंदर हमारी फॉर्च्यून्स जो है, हमारी किस्मत में बदल जाएगी। पर एक्चुअली होता नहीं है, बिकॉज जब ये अलहदगी भी जब होती है तो उसके बाद भी वो एक क्लास जो है वो आ जाती है और वो जमहूरियत में यकीन नहीं करती है और वही एक क्लास जो है वो इस्तेसाल करना शुरू कर देती है आम आवाम का। तो ये हर जगह पे ऐसे ही हुआ है। तो इसलिए आई थिंक रियासत को बड़े गौर के साथ सोचना चाहिए कि वो उसको सहूलतें दे के उसकी आइडेंटिटी उसको देनी चाहिए। अब बलोच और पश्तून में इस वक्त जिस किस्म की नाराज़गियाँ हैं उनको एड्रेस करना चाहिए उनको। अभी शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी ये कहा है तंज़िया के वज़ीर दाखिला साहब को 4-5 साल बाद ये एहसास हो रहा है कि मुल्क नहीं चल रहा, हालांकि आप इसी निज़ाम का हिस्सा हैं। ख्वाजा आसिफ ने भी कमोबेश इसी तरह की बात की है। राना साहब ने भी यही कहा कि आप इसी सिस्टम ने आपको ये बनाया, आप इतने कम अरसे में कहाँ पहुँच गए। तो बेसिकली निशाना बन रहे हैं मोहसिन नकवी साहब सारी तनकीद का और बेरहमी से उनको सोशल मीडिया के ऊपर टारगेट किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने रिप्रेजेंट किया है एक अंदरूनी ख्वाहिश। मुझे आपसे ये जानना है कि हमने इससे पहले तलाल चौधरी साहब को देखा, उन्होंने नरम लफ्ज़ों में बात की और उन्होंने इन अ वे मोहसिन साहब की बात को एंडोर्स किया। इसी तरह हम एहसन इकबाल साहब को भी सुन रहे थे तो उन्होंने भी ये कहा कि कोलैप्स तो नहीं, मुंजमद हुआ है निज़ाम, एक ही तरह की, यानी इसको इन अ वे एक ही तरह की बात कह सकते हैं। लेकिन इस मीटिंग के बाद आपको लगता है कि वज़ीर आज़म साहब की तरफ से कोई स्टेटमेंट आएगी? क्योंकि सब ये कह रहे हैं कि अगर सिस्टम का वज़ीर दाखिला अपनी हुकूमत को चार्जशीट कर रहा है तो या हुकूमत जाएगी या वज़ीर दाखिला जाएगा। नहीं, ना हुकूमत जाएगी ना वज़ीर दाखिला जाएंगे, सीधी सी बात है।
और शहबाज शरीफ साहब इसके ऊपर कोई ख़ास तबसरा नहीं करेंगे, ये भी मैं आपको बता दूँ। अगर वो तबसरा कर सकते तो इस किस्म की बात उन्हें करनी चाहिए थी। प्राइम मिनिस्टर तो वो हैं, उन्होंने नहीं की जी। जाहिर है कि उनकी तरफ भी प्रेशर तो आया होगा कि भाई आप ये बात को चलाएं ना आगे। पीपल्स पार्टी जो है वो बहुत सी बातें मान नहीं रही है, उनको बैठ के मनवाए ना जी। NFC अवार्ड के ऊपर, जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की है। मिले थे वो, मिले थे, और जी। प्राइम मिनिस्टर भी इत्तेफाक करते हैं इस चीज़ के ऊपर कि NFC अवार्ड को थोड़ा सा चेंज किया जाए। तो पंजाब, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर पंजाब से हैं, तो पंजाब तो ऑलरेडी एक सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है, मगर सिंध नहीं तैयार, KP नहीं तैयार, बलूचिस्तान नहीं तैयार। तो ये आज जो बातें हो रही है जी रेफरेंडम करा लें, रेफरेंडम करा लें, रेफरेंडम यहाँ दो हुए, दोनों फ्रॉड रेफरेंडम्स थे और दोनों ने मसले और बढ़ा दिए यानी थे। तीसरा fraud आज नहीं हो अगर कोई सकता। रेफरेंडम होता है या तो वो टोटली रिग करना पड़ेगा जिसकी कोई अहमियत नहीं होगी, तो या वो कुछ और ही चीज़ ना निकल आए। तो इसलिए इसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। अब मैं जो समझता हूँ ये क्या हो रहा है, ये हो ये रहा है, मैंने इसका इशारा पहले दिन से कर रहा हूँ, 1 साल हो गया मैं ये कह रहा हूँ कि जब इस्टेब्लिशर ने कहा था कि जी हमें कुछ कैनाल्स बनानी है, हमने फिर ये जंग शुरू हो गई इंडिया के साथ, उसके लिए हमें अब पैसे और चाहिए अपनी डिफेंस को अपग्रेड करने के लिए। ये एग्जिस्टेंशियल इश्यूज हैं, बका का मसला है। हाँ, बका का मसला है। अब उसके लिए पैसे और चाहिए, मगर बजट के अंदर पैसे नहीं हैं, तो कहाँ से आएंगे पैसे? तो फिर पैसे वहीं से आएंगे ना जहाँ सारे पैसे आप दे देते हैं प्रोविंसेस को। अब प्रोविंसेस तो डिफेंस के लिए कोई कंट्रीब्यूट नहीं करती, प्रोविंसेस जो हैं और भी मेजर इश्यूज हैं जिनके लिए वो कंट्रीब्यूट नहीं करती, पैसे मिल जाते हैं उन्हें मगर वो कंट्रीब्यूशन नहीं देती। ठीक, तो अब वो कहना ये है कि जी आप कंट्रीब्यूट करें। डिफेंस सिर्फ पंजाब की नहीं है, सिर्फ इस्लामाबाद की नहीं है, डिफेंस सारे पाकिस्तान की है। तो अगर इफ़ दैट इज़ द केस, डिफेंस को ज़्यादा पैसे चाहिए तो कहाँ से आएंगे वो? या तो आप टैक्सेस बढ़ाएंगे जिसके साथ आवाम पिस जाती है, जितने ज़्यादा टैक्स बढ़ाएंगे उतनी ग्रोथ कम होगी, जब ग्रोथ कम होगी तो टैक्सेस फिर कम हो जाएंगे। तो ये एक विशियस सर्कल है। तो अभी जितने पैसे इकट्ठे हो रहे हैं उसमें से डिफेंस वाले कहते हैं हमें पैसे और दें। अब हमने चाइनीज़ ये जहाज़ लेना है, हमने नेवी को अपग्रेड करना है, उधर इंडिया ये धमकी दे रहा है, उधर अफगानिस्तान ये धमकी दे रहा है, वी नीड टू। तो अब उसके लिए पैसे नहीं हैं। अब जब पैसे नहीं हैं तो कहाँ से आएंगे? तो ये कह रहे हैं कि या तो आप मेहरबानी करें हमें पैसे दे दें। प्रोविंसेस कहते हैं जी हम नहीं देंगे। अच्छा, सिंध कहता है मैं तो नहीं दूंगा। पंजाब का हाँ ले लीजिएगा, दे देंगे। जाहिर है वो क्या करेंगे, प्राइम मिनिस्टर भी पंजाबी है और CM भी, और एक ही फैमिली है, और उनको भी पता है वो कैसे बने हुए हैं जी। ठीक है ना, तो इसलिए वो तो ना नहीं कर सकते। तो वो मतलब बेचारे इधर उधर घूमने की कोशिश करेंगे, इधर से थोड़ी डिले, इधर से ये वो, और एट दी एंड वो दे देंगे। कौड़ा कुट करो जी की करिए उन, ठीक है जी, मगर वो पश्तून तो नहीं देंगे। वो तो ऑलरेडी कह रहे हैं कि हमारे आपने पैसे रोके हुए हैं, बिजली के पैसे, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, वही जो कश्मीर के अंदर प्रॉब्लम बन रहा है। अब ये चीज़ें जो है ना, बलूचिस्तान कहता है गैस यहाँ से निकलती है, हमें सबसे ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए उसके। KP कहता है जो डैम्स हैं, जो जहाँ वाटर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं वो हमें मिलनी चाहिए। और अब आज़ाद कश्मीर कह रहा है जी हमारे यहाँ भी पानी से आप मंगला से ये ले जाते हैं, वो ले जाते हैं, हमें भी पैसे दें, आप हमारे से तेल सस्ता करें एक्सेट्रा। तो अगर ये सिस्टम शुरू हो गया तो फिर फेडरेशन कहाँ गई? ये जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ना, ये फेडरेशन के होते हैं, ये प्रोविंसेस के नहीं होते। अच्छा। मगर प्रोविंसेस को खुश करने के लिए एक अच्छी सिस्टम वो होता है जो कि जहाँ से ये निकलते हैं वहाँ खुशहाली रहे, ताकि उन्हें ये ना लगे कि जी हम महरूम हो गए हैं, हमारा असासा था। तो ये हमारा और आपको वाली बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा। तो ये दिस इज़ द अरेंजमेंट ऑफ द फेडरेशन कि ये सारे फेडरेशन के सब्जेक्ट्स हैं, ये आपके सब्जेक्ट्स। तो अब यहाँ तो वो सिस्टम शुरू हो गया। कब से पंजाब कह रहा कालाबाग डैम बनाओ, नहीं मानते, ना पश्तून मानते, ना सिंधी मानते हैं। क्यों नहीं मानते? वो ट्रस्ट ही नहीं करते, एतमाद ही नहीं है कि वो समझते हैं पंजाब पानी रोक लेगा आपका, तो पंजाब पानी रोक के ले जाएगा तो फिर हमें क्या मिलेगा। तो वो इसलिए, और वो समझते हैं उसके साथ नुकसान हो जाएगा उनका। अच्छा, अब ये बिल्कुल उस किस्म की बात है जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया का मसला है। पाकिस्तान कहता है आप पानी रोक लेंगे, डैम बनाएंगे ऊपर, तो पानी रोक लेंगे, हम नहीं बनाने देंगे आपको। इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर शोर शराबा शुरू हो जाता है। हाँ। इधर यहाँ लोअर सिंध कहता है आप नहीं बना सकते, पश्तून कहते हैं आप नहीं बना सकते। तो ये तो फिर ऐसे काम नहीं चलेगा ना, अगर एतमाद ही नहीं है फेडरेटिंग यूनिट्स का एक दूसरे के ऊपर या फेडरेशन के ऊपर, तो दिस इज अ सीरियस इशू। अब इसको बैठ के रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। अच्छा। मगर दिलचस्प बात यह है, जब सिंधी प्राइम मिनिस्टर थे
उन्होंने भी कालाबाग डैम नहीं बनाया, बना नहीं पाए ज़ाहिर है, और दबाव जब से मिलिट्री डिक्टेटर्स थे उन्होंने भी कालाबाग डैम नहीं बनाया, जी। और जब पंजाबी थे उन्होंने भी नहीं बनाया। वो अच्छा। छेड़ नहीं सकते थे। कोई छेड़ नहीं सकता, बिकॉज ये लेट हो गया काम। ये काम अगर 1950s और 60s में हो जाता ना तो मसला नहीं बनता, जब बाकी मंगला बना और ये सारे बने। उसके बाद ये जो सब नेशनलिज्म है और एथनिक नेशनलिज्म है और रियासत की इंटरवेंशंस, 10-10 साल मिलिट्री रूल रहा यहाँ, उसके साथ फिर बहुत से शक शुबात और डिफरेंसेस पैदा हो गए सियासी तौर पे, एंड आई थिंक उसकी वजह से अब वी आर स्टक। अब ये इस वक्त जो इशू है वो यही है कि किस तरीके के साथ रिजॉल्व किया जाए क्वेश्चन ऑफ द राइट्स ऑफ द फेडरेशन एंड द राइट्स ऑफ द प्रोविंसेस और स्टेट्स। तो ये आई थिंक दिस नीड्स लॉट ऑफ स्टेट्समैनशिप